वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे द प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण सेट। रेलवे जो है वॉल्यूम आपका थर्ड है जो आने वाले ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपको 100% कारगर होगा। अगर आप सेट इसका मेरे साथ लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका लेवल कितना हाई है। तो एक बार सेट हमारे साथ लगाइएगा और एक बार आप सुन लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा। तो रेलवे के लिए 100% कारगर होगा दोस्तों। तो ये न्यू प्रकाशन है, न्यू एडिशन है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म का है आपका सेट प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। अगर मेरा ये 1 नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट इसका बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन बिना विलम्ब किए हुए। दोस्तों एक बार सेट जरूर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। तो सेट लगाइए और ग्रुप डी में आपको साइंस में 25 में 20 और जीके 10 में आपको 5 और करंट में 6-7 नंबर ला सकते हैं आराम से सेट सिर्फ लगाकर, क्योंकि सेट का लेवल बहुत अच्छा है और डिस्कस भी हम साथ में करते चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट का है। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होगी? भारतीय मूल के कौन होगी? तो सरिता बांगलाई करंट है, याद रखिएगा। सेकंड है 8वां ट्विटर ने भारत में अस्थायी शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? विनय प्रकाश को। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होने वाला है उसका मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस करेगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कह रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। देखिए करंट अफेयर है, नज़दीक का ही है। भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष और वर्तमान देश के सीडीएस अधिकारी जनरल बिपिन रावत का किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया है? तो हेलीकॉप्टर का नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो उनका नाम था MI-17 V5। ऑप्शन और बी याद रखिए, एग्जाम में आपको आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आ गया। एक तार में 2 मिली सेकेंड में 400 माइक्रोकूलम का आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या होगा? धारा का औसत मान निकालने के लिए पहले निकालेंगे हम लोग Q बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो 400 माइक्रो, इसको कूलम में बदलेंगे तो 400 गुने 10 के पावर -6 बराबर हो जाएगा आपको इतना, और T बराबर दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो हम लोग I बराबर जानते हैं Q/T होता है, I बराबर Q/T होता है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए आपको 400 गुने 10⁻⁻6 बटे आपको 2 गुने 10⁻⁻ आपको 3 सेकेंड हो जाएगा। देखिए मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 2 गुने 10⁻³ हो जाएगा। काटेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.2, जो ऑप्शन बी में है। 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 3 समान प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान R है, चित्र में दर्शाए गए ढंग से जोड़ा जाता है। M तथा N के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसी तरह होता है। तो इसमें आपको समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, सबका मान R ही, तो बैठा देंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 3 बार है तो इसको जोड़ेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो R आएगा एलसीएम 1 + 1 + 1 3/R। अब इसको R बराबर निकालेंगे तो हम लोग हो जाएगा R/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब फोकस से 60 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। फोकस दूरी दर्पण के बराबर क्या होता है?
एफ दिया हुआ है आपको, एफ फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एफ, यानी इसको मान लेते हैं एक्स बराबर 15 दिया हुआ है, और प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं वाई बराबर कितना दिया हुआ है 60। तो सूत्र होता है फोकस दूरी है बराबर रूट अंडर एक्स इंटू वाई, 15 गुने 60 का आपका रूट निकालेंगे गुना कर गुना कीजिए तो 900 का वर्गमूल होता है 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। जल की एक बूंद लाल गर्म होने के तवे पर छिड़का जाता है, बूंद गोलाकार हो जाती है तथा तुरंत वाष्पीकृत नहीं होता, क्यों? क्योंकि तवे तथा बूंद के बीच एक जल की वाष्प की तरह बन जाती है जो ऊष्मा चालन को रोक देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 20, प्रकाश के वेग का सही समीकरण कौन है? प्रकाश के वेग का सही समीकरण कौन है? तो 1/μ ये हो जाएगा, ए भी हो जाएगा E0/B0 C/μ, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग से दुगना होता है तो वह क्या होगा? ध्वनि के वेग से दुगना होता है तो इसका फार्मूला होता है V/2V बराबर 273 रूट अंडर T2। आपको निकालना है T2 बराबर क्या होगा? T2 बराबर आपको हो जाएगा 4 गुने 273। आप इस सबको सोल्व कीजिए तो आ जाएगा कितना 1092 आ जाएगा, माइनस 273 कर दीजिए तो 819 आ जाएगा, 819 आ जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल ही है 22 पर। किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 600 कंपन पर सेकेंड है तथा उस ध्वनि तरंगे की लंबाई 2/3 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर के तरंग की लंबाई 100 है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? उसकी आवृत्ति कितनी होगी? इसको फॉर्मूला पर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला निकालेंगे n λ1 बराबर n2 λ2 पर हम लोग निकाल लेते हैं। दिया हुआ है 600 गुने 2/3 बराबर n2 गुने 1, 3 से डिवाइड करेंगे 200 दूनी के 400, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किस खेल को दिया गया है? व्यास सम्मान किस खेल को दिया गया है? तो दिया गया डॉक्टर शरद पवार को। किस लेखक को दिया गया है इसको? वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किस लेखक को दिया गया है? तो डॉक्टर शरद पवार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत 47 पदक जीता है। भारत 47 पदक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 पर। यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? बायोस्फीयर को पन्ना टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलते हैं 32 पर। चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था? उनके जन्म का नाम था जेठा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न्यूमेरिकल है 38 पर। क्या कह रहे हैं? किसी अम्ल के 0.126 ग्राम को 0.1 न्यूटन क्षार के 20 मिली के साथ
अनुमानित किया जाता है तो अम्ल का तुल्यांकित भार कितना होगा? तुल्यांकित भार E बराबर हो जाएगा W इंटू 1000 बटे NV 0.126 गुने 1000 बटे 0.1 गुने 20 बराबर आपको 63। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 39 पर। तापदर्द बहुलोक के लिए सही कथन का चयन करें। तो ये गर्म करने पर पिघलते हैं न कि नरम होते हैं, सही है। ये तिर्यकबद्ध बहुलक है, ये भी सही है। गर्म करने पर तिर्यक बंधुओं द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तब यह अनुक्रमणित रूप से कठोर हो जाता है, ये भी सही है। यानी ये सब सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? तो OF2 की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41। निम्नलिखित में से यौगिकों की अम्लीयता का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 पर। अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व कौन है? तो तत्व है संक्रमक तत्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43 पर। तत्वों के गुण होते हैं, तत्वों के गुण होते हैं, उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, उसके आधुनिक संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों 1 ग्रुप में आपके 2 होते हैं, दूसरा ग्रुप में आपको 8 होते हैं, तीसरा ग्रुप में आपको 8 ही होते हैं, चौथा में 18 और पांचवा में भी 18, छठा में भी 32 और सातवां में आपको होता है 32 प्लस अधूरा यानी अपूर्ण। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 पर। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ये कौन सा अभिक्रिया संभव नहीं है? तो CaO प्लस H2 ये संभव नहीं है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम की क्रिया H की तुलना में अधिक होती है, इस कारण हाइड्रोजन कैल्शियम का आप चयन नहीं कर सकते हैं। अभिक्रिया संभव नहीं है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में। ये जो है वो सबसे कम सक्रियशील धातु, अक्रियशील कह सकते हैं हम। अगला चलते हैं 46। 4 मार्च 1997 को सोमवार था, तो 8 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो हम लोग इसमें ओड संख्या निकाल लेते हैं। 365 दिन इसमें होगा, प्लस आपको 4 दिन इसमें, तो हो गया 369 डे। 369 को आपको भाग देना है 7 से, तो आपको ओड नंबर आ जाएगा 5 आ गया। तो सोमवार में आपको 5 जोड़ देना है, तो कौन सा दिन आ जाएगा आपको? शनिवार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं 51 पर। 51 क्या कह रहे हैं? असमानता घटने की प्रवृत्ति सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 129वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 52 पर। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएक्टिव मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53। तरल प्रणोद तंत्र केंद्र निम्न में से किस का एक स्थान अवस्थित है? तो महेंद्र गिरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन है? मानव रहित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 1957 में स्पुतनिक 2 ने प्रथम जानवर लाइका कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था।
रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में 4 उपग्रह शामिल थे। भास्कर 1 और 2 पृथ्वी के अवलोकन, समुद्र विज्ञापन और जल विज्ञान पर आंकड़े के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 55। यदि समीकरण इतना, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर बताएंगे। एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है। धातु की संयोजकता 3 है। धातु का परमाणु भार कितना होगा? धातु का परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 40%, यानी 40। और धातु में ऑक्साइड के, तो धातु में ऑक्साइड के क्या हो जाएगा? तो 100 में से आपको 40 घटा लेना है, तो हो जाएगा आपको 60%। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? तो 60/40 गुने 8 बराबर 12। अब क्या कह रहा है कि धातु का परमाणु भार क्या होता है? तुल्यांकित भार गुने संयोजकता। तो 12 गुने 3, यानी तुल्यांकित भार 12 आ गया, संयोजकता 3 है, तो 12 तिया 36। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 61। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है O3 आपको प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन है दोस्तों? तो SO2 है प्राथमिक प्रदूषक, और क्या है? NO है, और क्या है? CO भी है। CO भी है प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक कौन कौन है आपको? ओजोन है, पेरियोडिक है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं। 62 पे चलते हैं। कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनते हैं? कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनते हैं? तो सिलेंट्रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक्सा तथा डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? तो कहलाती है युग्मानुबंधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं 64 पर। DNA किस में नहीं होता है? DNA राइबोसोम में नहीं होता है। DNA राइबोसोम में नहीं होता है। कोशिका के अंदर DNA विभिन्न कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और प्लास्टिड में भी क्या होता है? DNA होता है। राइबोसोम RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसका किसका बनता है? RNA और प्रोटीन के। अगला 65। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो 1.34 मिली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 66 पे चलते हैं। कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादन ग्रंथि क्या कहलाती है? तो कहलाती है प्रीन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर आपको 1। नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त है? आपको गिन कर बताना दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सरकार का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्यों सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा। 74 पे चलते हैं। 73 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत है। उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान इत्यादि देश क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में है। एक बार और सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस का, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान इत्यादि देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दूसरा सबसे छोटा देश कौन है ये बताइएगा। मोनाको है, बता दे रहे हैं। ठीक है, 74 पे चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को गुगा के नाम से जाना जाता है? गुगा के नाम से तो गीता सेठी को गुगा के नाम से जानता है। गीता सेठी बिलियर्ड्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। फ्लाइट फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। अगला 75 में चलते हैं। भारत की एक लोक नृत्य नहीं है। कौन लोक नृत्य नहीं है? तो कुचिपुड़ी नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य के संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे पुराना है। और कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, मणिपुरी तथा सवित्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये लोक नृत्य पूछा था तो ये लोकलिक नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 पर। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ता है? भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ता है? तो शिमला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 पर। लाख उत्पन्न होता है। लाख जो है लाख उत्पन्न होता है तो मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम होता है। लाख उत्पन्न, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 पर चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन किस खोज के लिए? तो केंद्रक के लिए। ऑप्शन नंबर आपको बी सही होगा। केंद्रक की खोज 1931 ईस्वी में आर्किड के जड़ की कोशिका से में इसके द्वारा की गई थी। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, लवक की खोज हैकन, लाइसोसोम की खोज डुबे, सेंट्रोसोम की खोज बावेरी और जीव द्रव नाम दिया था पुरकिंजे। अगला चलते हैं 85 पर। आर्कियोप्टेरिस के बारे में क्या सत्य है? तो सरीसृपों और पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। वायरस सजीव एवं निर्जीव का कड़ी होता है। वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव का कड़ी होता है। यूगिलिना पादप एवं जंतु के बीच का कड़ी होता है। पेरिपेंट एनिल्डा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होता है। नियोपिलिया एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कड़ी होता है। पेंट्रोथीरिया सरीसृप और स्तनियों के बीच के कड़ी होता है। फंजिया का साधारण नाम स्वरूप कोरल या 86 चलते हैं। फंजिया का साधारण नाम क्या है? तो यह कुकुरमुत्ता कोरल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट बेकरी उद्योग में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 पर। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किग्रा CO2। अगला चलते हैं 88। हवा के द्वारा परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के द्वारा परागकण को कहा जाता है एनीमोफिली। ऑप्शन नंबर सी एनीमोफिली। यह क्रिया दो होती है, एक स्वपरागन एवं परागन। जब परागन की क्रिया एक ही फूल में होती है उसे स्वपरागन कहते हैं। और जब परागन की क्रिया एक ही पौधे के अलग अलग फूल या एक ही जाति के अलग अलग पौधे के फूलों में होते हैं तब इसे परपरागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है। तरंगे रेडियो तरंगे है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 83 पे चलते हैं। लाख उत्पन्न होते हैं किससे? तो मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी ग्रुप डी के
पेपर में आपको 100% कारगर होगा। तो दोस्तों आप इसको सेट को एक बार ज़रूर लगाइएगा। आपका ये वॉल्यूम 3 है। इसका लेवल तो आपको पता चल ही गया होगा। 2 सेट आप लगा लिए हैं, एक सेट कल लगाए थे और एक सेट आज लगाए हैं। तो इसका लेवल कितना अच्छा है और ऐसा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उसको 1 से 2 बार रीड कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़े और टाइम का भी बचत होगा। क्योंकि 25 में अगर आपको 20 भी आता है तो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।